मेरा नाम विशाल है। मेरे साथ यह घटना 5 साल पहले हुई थी। उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसने मेरी कुछ सोच बदल दी, कुछ सोच को और ताकत दी और मेरा जीवन उसको पूरी तरह बदल दिया। बचपन से ही मैं गांव में रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन बचपन से ही मैं चालाक था। किसी तरह पढ़ाई ख़त्म की तो अब नौकरी की परेशानी होने लगी। मैं गांव में रहकर कुछ भी नहीं करना चाहता था। मेरा मन तो शहर में था। हमारे गांव का ही एक लड़का था जो गांव से शहर गया था तो वो मेरा ही मित्र, लेकिन पैसों वाला था। शहर जाकर उसने वहां पर अपनी एक दुकान खोली और उसका बिजनेस चल पड़ा। उसने मुझे भी कई बार कहा कि शहर आ जा, छोटा मोटा काम करके पैसे जमा कर और खुद का बिजनेस शुरू कर। उसने मुझे बताया कि बिजनेस खोलने में कितना पैसा लगेगा। उतने पैसे सुनकर मैं तो डर गया, लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया कि वो पैसों में भी मेरी मदद करेगा, लेकिन थोड़े पैसे तो मुझे खुद से ही जोड़ने होंगे। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो चाहता तो मुझे सारे पैसे दे सकता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाने की ललक रखता हूँ या नहीं। खैर, उसका सोचना गलत भी नहीं था। गांव से शहर आने में मुझे एक परेशानी थी। मुझे मेरे माँ बाप को गांव में अकेला छोड़ना पड़ता। किसी तरह मैंने अपने आप को समझाया कि मेरे शहर जाने से उनका ही फ़ायदा है। शहर में एक बार व्यवस्थित होने के बाद मैं उन्हें भी गांव से शहर पर ले आऊँगा। ऊपर से उनको गांव में शहर लाना मेरे लिए एक उद्देश्य रहेगा और मुझे जी तोड़ मेहनत करने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। खैर, मैं शहर में आ गया। मेरे उस मित्र ने मेरे लिए शहर में एक छोटा कमरा भी दिलवा दिया। छोटी मोटी नौकरी के बारे में जब हमारी बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि रात की नौकरियों में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। रात की नौकरियों में उसने ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और हॉस्पिटल में सफाई और वार्ड बॉय जैसे काम बताए। इन सब में मुझे सबसे अच्छा और मेरे लायक काम वार्ड बॉय का लगा। मैंने इस काम को करने का मन बना लिया। फिर उसी मित्र ने एक हॉस्पिटल में मुझे वार्ड बॉय की नौकरी भी दिलवा दी। शुरुआत में उसने दिन की नौकरी करने के लिए कहा ताकि मैं पहले काम सीख जाऊं। एक बार काम समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद मैं रात को वार्ड बॉय के काम के लिए हाँ कर दूंगा। तो इसी तरह मैं काम पर लग गया और इसी काम की वजह से मेरी मुलाकात हुई उनसे, जॉन अंकल से। जॉन अंकल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एडमिट थे। बुजुर्ग इंसान, लगभग 70 के रहे होंगे। उनके मुंह से कोई आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन हॉस्पिटल में काम करने वाले दूसरे लोगों से पता चला कि बेचारे अकेले हैं दुनिया में। उनकी पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका था। 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों के दोनों नालायक। माँ बाप को कब का छोड़कर विदेश में रहते हैं। 20 सालों से माँ बाप की खबर तक नहीं ली उन्होंने, लेकिन जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो उनको माँ बाप की याद आ जाती थी। पत्नी की मृत्यु के बाद से इन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। पूरा समय गुमसुम, उदास और शराब में ही डूबे रहते थे। उनका बैंक अकाउंट भी पूरा खाली हो चुका था। जिस मोहल्ले में ये रहते थे वहीं के लोग इनकी देखरेख किया करते थे। उन्हीं लोगों ने अपने पैसों से एक कामवाली भी इनके लिए लगाई जो इनके घर पर साफ सफाई और खाना बनाती थी। बूढ़ा शरीर और लगातार शराब के सेवन की वजह से एक बार इन्हें खून की उल्टियां हुई और अपने ही घर में चक्कर खाकर ये गिर गए। किस्मत से वो कामवाली उस समय घर पर ही थी। उसने मोहल्ले वालों को बुलवा लिया। उन्हीं लोगों ने फिर इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया और तब से ये यहीं पर है। जॉन अंकल के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। उनके बारे में सोचकर मुझे गांव में अपने अकेले माँ बाप की भी याद आ जाती थी। मैंने सोच लिया कि जॉन अंकल पर ही मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा। उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं उनसे बातें करने की कोशिश करने लगा। उनको हंसाने के लिए चुटकुले सुनाता और उनको अखबार भी मैं पढ़कर सुनाता। शुरू के 1 महीने तो उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो सबके साथ ऐसे ही करते थे। लेकिन 2 महीने होते होते अब मेरे आने पर वो सिर उठाकर मेरी तरफ एक बार ज़रूर देखते।
शायद मेरे चुटकुलों पर वो कभी कभी मुस्कुराते भी थे। मेरे लिए तो फिलहाल इतना ही एक बड़ी जीत के बराबर था। फिर एक दिन एक ऐसी बात हुई जिसकी वजह से मुझे लगने लगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। एक दिन जॉन अंकल ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ दो शब्द कहे, पेन, नोटबुक। वो मुझसे पेन और नोटबुक मांग रहे थे। मुझे पता चला था कि उनको लिखने का शौक हुआ करता था। जरूर अपना मन बहलाने के लिए वो फिर से लिखना चाह रहे होंगे, इसीलिए मुझसे उन्होंने ये चीज़ मांगी। मैं लगभग उड़ते हुए गया और उनके लिए पेन और नोटबुक ले आया। उन्होंने मेरे हाथ से वो पेन और नोटबुक लिए और अपने बिस्तर पर ही किनारे पर रख दिए। शायद बाद में वो कुछ लिखते। मैं भी फिर अपने कामों में व्यस्त हो गया। मुझे तसल्ली थी कि जॉन अंकल अब फिर से ठीक हो जाएंगे और जीवन उदासी में नहीं काटेंगे। समय के साथ जॉन अंकल के साथ मेरा जुड़ाव और भी ज़्यादा हो गया। अब तक मैं काम भी अच्छे से सीख चुका था, इसीलिए रात की शिफ्ट करने लगा। जॉन अंकल से मेरा मिलना जुलना अभी भी बरकरार था। वो अभी भी मुझसे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अब वो मेरी बातचीत के दौरान मुझे देखा करते थे और बीच बीच में फीकी मुस्कान भी देते थे। ऐसा लग रहा था कि अब वो अपने आप को इतना अकेला नहीं समझते। फिर एक तूफानी रात में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैं अपने एक साथी, जिसका नाम प्रकाश था, उसके साथ रात को कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था। एक नर्स भागी भागी सी हमारे पास आई और उसने एक सूचना दी। जॉन अंकल की अभी अभी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। आधे घंटे पहले उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और किसी के कुछ कर पाने से पहले ही उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनने के बाद मेरे हाथ से कब गिर गया। मैं भाग कर गया। प्रकाश और वो नर्स भी मेरे पीछे पीछे आए। हॉस्पिटल के सभी लोग मेरी तरफ सांत्वना भरी नज़रों से देख रहे थे। डॉक्टरों ने भी जाते जाते मेरे कंधे पर दिलासा रखने के लिए हाथ रखा। मेरा मन बेहद उदास था। कहाँ मैं सपने देख रहा था कि जॉन अंकल ठीक होकर वापस खुशी खुशी जाएंगे, और कहाँ ये सब हो गया। लेकिन मेरे पास उदास होने से भी ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरा काम था। जॉन अंकल के शरीर को मुर्दाघर में रखना। उनको लेने सुबह सुबह मोहल्ले वाले लोग आने वाले थे। मैं और प्रकाश उनकी लाश को लेकर मुर्दाघर की तरफ चल पड़े। उनका शरीर मुर्दाघर में रखने के बाद मैं बाहर आ गया। मेरा मन बेचैन था। एक तो वैसे भी हॉस्पिटल के किसी भी मरीज की मृत्यु हो जाने से मैं उदास हो जाता था। ऊपर से जॉन अंकल से तो मेरा खासा लगाव हो चुका था। पता नहीं उनकी तरफ से मेरे लिए क्या भावनाएं थी, लेकिन मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की थी। अपने जीवन में वो कई सालों से एक के बाद एक बुरी घटनाएं झेल रहे थे, इसीलिए मेरी यही कोशिश थी कि वो मुझे अपना माने या ना माने, मैं तो उनको पूरा अपनापन दूंगा। उनकी मृत्यु होने के बाद मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। क्या मैंने उनके अंतिम समय में उनकी तकलीफ और अकेलेपन को थोड़ा सा भी दूर किया था, या फिर वो काफ़ी पहले से ही अंदर से मर चुके थे और बस शरीर के मरने का इंतज़ार कर रहे थे। जब भी मेरा मन अस्पताल में किसी की मृत्यु की वजह से परेशान होता था, तो मैं अस्पताल की छत में आकर टहल लेता। रात के समय यहाँ पर कोई भी नहीं होता था, इसीलिए यहाँ पर ऐसे समय मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन आज की रात तेज बारिश और तूफान की वजह से छत पर जाना भी मुमकिन नहीं था। अपना मन शांत करने के लिए मैं अस्पताल में ही इधर से उधर घूमने लगा। बड़ा अस्पताल होने की वजह से अंदर ही अंदर घूमने की बहुत सारी जगह थी। रात होने की वजह से मुझे रास्ते में इक्का दुक्का डॉक्टर और नर्सें तो दिख जाते, लेकिन फिर भी अस्पताल खाली ही माना जाएगा। लगभग 30 मिनट तक मैं अस्पताल में यहाँ से वहाँ टहलता रहा। मन थोड़ा शांत होने पर पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि जॉन अंकल का चेहरा एक बार फिर से देखूं। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था कि कल उनको बिना किसी सगे संबंधी और रिश्तेदारों के ही दफना दिया जाएगा। शायद मुझे इसी बात का मलाल था। उनको देखने का निश्चय करके मैं वापस मुर्दाघर की तरफ चल पड़ा।
15 मिनट में ही मैं मुर्दाघर के दरवाजे के सामने था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। बाहर से दरवाजे पर कुंडी लगी थी। दरवाजे पर कांच लगे हुए थे जिनसे अंदर का भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता था। हालांकि मैंने अंदर लाइट्स बंद कर दी थी, इसीलिए फ़िलहाल अंदर अंधेरा ही दिख रहा था। लेकिन अंधेरों में भी लाशों पर रखे सफ़ेद कपड़े चमक से रहे थे। किसी को अगर ना भी पता हो तो भी अंधेरे में इतने सारे कफन देखकर वो समझ जाएगा कि ये मुर्दा घर है। मैं कुंडी खोलने के लिए आगे बढ़ा। कुंडी पर हाथ लगाते साथ ही मुझे प्रकाश की बात याद आ गई जो उसने खाने पर जाने से पहले कही थी। उसने मुझसे कहा था कि अगले 2 घंटे तक कुंडी बाहर से बंद रखना और अगर अंदर जाना पड़े तो अकेले मत जाना। हाथ से कुंडी को पकड़े हुए ही मैं फिर से सोचने लगा कि ऐसा क्यों कहा होगा प्रकाश ने। क्या यह अस्पताल में नाइट शिफ्ट का कोई नियम है? लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्रकाश को रात में काम करने का मुझसे अधिक अनुभव है, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। रही बात जॉन अंकल को देखने की, तो फिर मैं प्रकाश के खाना खत्म करके आने के बाद उसके साथ ही अंदर जा कर के देख लूँगा। ये सोचकर मैंने कुंडी से हाथ हटा लिए और वापस जाने से पहले फिर से दरवाजे पर लगे कांच से अंदर अंधेरे में देखने लगा। अंदर अंधेरे और सफ़ेद कफनों के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी बादल की एक तेज आवाज़ के साथ बिजली चमकी, जिसकी वजह से 1 सेकंड से भी कम समय के लिए लेकिन उजाला हो गया। इसी उजाले का कुछ हिस्सा अंदर मुर्दाघर में भी आया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अंदर मुर्दाघर में कोई खड़ा था। मुझे ठीक से बिल्कुल भी नहीं दिखा था, लेकिन ऐसे लगा जैसे किसी इंसान की काली परछाई देखी हो। हो सकता है कि यह मेरा वहम हो और शायद ये परछाई किसी पेड़ की डाल की हो जो बिजली चमकने की वजह से अंदर तक आ गई हो। वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रहा था कि कोई सच में अंदर तो नहीं है। हो सकता है कि अंदर जाने का कोई दूसरा दरवाज़ा भी हो जो मुझे नहीं पता और कोई उसी दरवाजे से अंदर आ गया हो। उस समय तो मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि अंदर अगर कोई दूसरा होता भी तो उसको सबसे पहले लाइट जलानी चाहिए थी, ना कि अंदर अंधेरे में चहलकदमी करनी थी। मैं सोच रहा था अंदर जाऊं या ना जाऊं। लगभग 3 मिनट के बाद मैंने कुंडी खोली और अंदर चला ही गया। जैसा कि बाहर से दिख रहा था, अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने अंदर जाकर आवाज़ दी, कोई है इधर? जैसे कि उम्मीद थी, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने थोड़े और अंदर जाकर आंखों पर जोर डालकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। अंधेरे में हम वैसे तो कुछ खास नहीं देख पाते, लेकिन हमारी आंखें हलचल फिर भी पकड़ लेती हैं। अंधेरे में मुझे ऐसी ही किसी हलचल की तलाश थी। 2 मिनट तक अंधेरे में घूरने के बाद भी मुझे कहीं कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तब मैंने लाइट जलाने की सोची। अंधेरे की ही तरफ देखते हुए मैं पीछे हटकर लाइट के स्विच की तरफ जाने लगा। मुझे ठीक ठाक अंदाज़ा था कि अंदर आने के दरवाजे से कितनी दूरी पर लाइट का स्विच है। ऊपर से अगर मेरे स्विच की तरफ पलटने पर अंधेरे में कोई हलचल होती तो मैं उसे चूक जाता। अब तक तो मुझे ये भी शक होने लगा था कि कहीं कोई चोर अंदर तो नहीं आ गया, इसीलिए मैं कोई भी हलचल चूकना नहीं चाहता था। मैंने बिना दीवार और स्विच की तरफ देखे ही हाथ बढ़ाया और स्विच टटोलने लगा। तभी मेरा हाथ किसी चीज़ से टकराया। छूने में ये मुलायम सा, जैसे मांस का हो, लेकिन बेहद ठंडा, बर्फ़ के जैसे। मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और पलटकर देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर मैंने क्या छुआ। अंधेरे में ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी इतना समझ में आ गया कि ये किसी का साया था। बाहर फिर से बिजली चमकी और फिर से कुछ पलों के लिए उजाला हुआ और इतने में ही मैं समझ गया कि ये किसका साया था। ये कोई और नहीं, जॉन अंकल ही थे। उनको अपने सामने देखकर भय के मारे मेरी आंखें फैल गई। मेरा गला सूखने लगा और मौसम में ठंडक होने के बावजूद मुझे पसीना आने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद अंधेरे में पल भर का उजाला होने की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा, लेकिन शायद कुदरत भी मुझे मौके दे रही थी
कि जो भी मैंने देखा उसे फिर से देख लूं। एक के बाद एक 3 से 4 बार लगातार बिजली चमकी और इतना उजाला हो गया कि मुझे यकीन हो गया जो भी मैंने देखा था वो सच था। मेरे सामने सच में जॉन अंकल ही थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था? भय के मारे मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे मेरा साथ देने से ही इनकार कर दिया। पीछे हटने के बजाय मैं लड़खड़ाकर गिरने लगा। नीचे गिरे हुए ही मैं अपने हाथों से खुद को घसीटते हुए पीछे हटने लगा। जॉन अंकल, या वो जो भी था, वो भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने का तरीका भी कहीं से सामान्य नहीं था। वो बिल्कुल इस तरह से चल रहा था जैसे उसके पैर अकड़े हुए हैं और घुटनों से मुड़ नहीं पा रहे हों। मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए उसके मुंह से भी एक डरावनी सी आवाज़ निकल रही थी। ये आवाज़ कैसी थी, मैं उसका जिक्र भी शब्दों में नहीं कर सकता। किसी भी जीवित इंसान या जानवर से उस भयानक आवाज़ की तुलना नहीं की जा सकती। जॉन अंकल, या फिर वो जो भी था, मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं जल्दी से रेंगते हुए उनसे दूर हुआ और अब तक मेरे पैरों में भी जान आ चुकी थी। मैं खड़ा हुआ और तेजी से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ भागा। वो दरवाज़ा जॉन अंकल के ठीक पीछे था, इसीलिए मैंने उनके बगल से भागने के बजाय थोड़ा लंबा घूमकर निकलना ठीक समझा। वो धीरे धीरे चल रहे थे, इसीलिए मैं आसानी से दरवाजे तक दौड़ते हुए पहुंच गया। बाहर निकलने से पहले मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़कर उस चीज को देखा। वो भी मुड़कर मेरी ही तरफ आ रहा था, लेकिन अब बाहर से आ रहा उजाला ठीक से उस चीज के चेहरे पर पड़ रहा था और अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये चीज सच में जॉन अंकल ही थे, लेकिन कुछ तो अलग था। इस तरह से चलना जैसे शरीर में अकड़न हो, ऐसी डरावनी आवाज़ें और वो आंखें जिनको देखकर ही मनहूसियत लग रही हो। बिल्कुल बेजान आंखें, जैसे ये शरीर तो चल फिर रहा हो लेकिन फिर भी उसमें जीवन का अंश भी नहीं हो। मैंने अपना होश संभाला और उनको देखना छोड़कर पीछे पलटकर भागा। मैं जल्दी से प्रकाश के पास जाना चाहता था और उसे ये बताना चाहता था कि अभी अभी क्या हुआ। इस जल्दबाजी में मुझसे एक गलती हो गई और उस गलती की वजह से मेरा जीवन बदल गया। जल्दबाजी में मैं मुर्दाघर का दरवाज़ा बाहर से बंद करना भूल गया। प्रकाश को ढूंढने में मुझे 20 मिनट लग गए। हड़बड़ी और डर की वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। जहां मुझे कैंटीन ढूंढने में 5 मिनट भी नहीं लगना था, हड़बड़ी की वजह से मुझे 20 मिनट लग गए। प्रकाश कैंटीन में ही था। उसका खाना खत्म हो चुका था और वो अपने फ़ोन पर कुछ देखते हुए चाय पी रहा था। मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा और हाँफने लगा। प्रकाश ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैं उसे बताने को हुआ कि अभी अभी मैंने क्या देखा था, लेकिन उसको बताने से पहले मैं थोड़ा अटका। क्या प्रकाश मेरी बात का भरोसा करेगा भी, या फिर वो मुझे पागल समझेगा? लेकिन उसके बार बार पूछने के बाद मैंने उसको धीमी आवाज में सब कुछ बता दिया कि मैंने क्या क्या देखा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अभी प्रकाश मुझ पर हंसेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रकाश के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसने मुझसे तुरंत चलने के लिए कहा। हम दोनों ही फिर मुर्दाघर के दरवाजे के पास पहुंचे। मैंने प्रकाश से पूछा कि जो भी मैंने देखा वो क्या था। प्रकाश ने मुझे लंबा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, ऐसा समझ लो कि जो तुमने देखा वो जॉन अंकल थे भी और नहीं भी। जो तुमने देखा वो जॉन अंकल का सिर्फ शरीर था, एक चलती फिरती लाश। और वो अब इस हॉस्पिटल में कहीं भी हो सकती है। हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। प्रकाश ने मुझसे जो भी कहा उसको समझने में ही मुझे 2 मिनट लग गए, लेकिन फिर मैं प्रकाश के पीछे पीछे चलने लगा। अभी सोचने से ज़्यादा ज़रूरी उस चलती फिरती लाश को ढूंढना था। रात के 2 बज चुके थे। हॉस्पिटल के सभी गलियारे खाली थे। जितने भी लोग हॉस्पिटल में थे वो सभी अपनी अपनी जगहों पर या तो अपना अपना काम कर रहे थे
या फिर बैठे हुए उकता रहे थे, इस बात से बेखबर कि हॉस्पिटल में कहीं पर एक लाश घूम रही है। हम दोनों ने अब इस लाश को ढूंढना शुरू किया। वो ज़्यादा तेज नहीं चल सकती थी, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। लेकिन मेरा ये सोचना भी गलत हुआ। 15 मिनट तक ढूंढने के बाद भी हमें वो कहीं नहीं मिली। उसके ना मिलने की वजह से प्रकाश के चेहरे पर चिंता के उभरे भावों को मैं अच्छे से समझ पा रहा था। फिर प्रकाश ने ही कहना शुरू किया, अगर वो चलती हुई लाश कहीं किसी और को मिल गई तो गड़बड़ हो सकती है, और अगर वो लाश हॉस्पिटल के किसी कोने में जाकर फिर से लाश बन गई तब हमारे लिए पक्के से और भी बड़ी समस्या हो जाएगी। मैंने उससे पूछा, हमारे लिए? वो कैसे? प्रकाश ने जवाब दिया, अगर वो हॉस्पिटल के किसी कोने में जाकर फिर से मुर्दा बन जाए और हम उसे नहीं ढूंढ पाए, और अगर हमसे पहले किसी और ने उसे ढूंढ लिया तो सारा इल्ज़ाम हम पर आएगा। उस लाश को मुर्दा घर पर रखने का काम हमें दिया गया था, याद है ना? और कौन यकीन करेगा कि लाश खुद चलकर वहाँ गई? सब यही समझेंगे कि हमारी लापरवाही है। प्रकाश की बात सही थी, ये पक्ष मैंने सोचा ही नहीं था। हम दोनों और तत्परता से जॉन अंकल की लाश को ढूंढने लगे, लेकिन वो तो जैसे गायब ही हो चुके थे। उनको ढूंढते हुए हमें फिर से 10 मिनट से अधिक समय हो गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। मैं प्रकाश की तरफ देखने लगा कि अब आगे क्या करना है। प्रकाश भी मेरी नज़रों का मतलब समझ गया और बोला, एक ही रास्ता बचा है, सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरे देखने होंगे। रात में सिक्योरिटी पर काम करने वाले को मैं जानता हूँ, वो करेगा हमारी सहायता। मैंने उससे सवालिया तरीके से पूछा, लेकिन क्या उसको अजीब नहीं लगेगा? मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो सामान्य चीज़ नहीं है ना? मेरे इस सवाल का प्रकाश ने जो जवाब दिया उसको सुनकर मैं हिल गया। उसने मुझे जवाब दिया, वो यकीन करेगा, उसके सामने भी ऐसा 3 बार पहले हो चुका है। 3 बार? हाँ, ऐसा पहले भी 3 बार हो चुका था। मतलब 3 बार पहले भी ऐसे ही मरने के बाद लाशें मुर्दाघर से उठकर बाहर चली गई थी। प्रकाश भी ये बात जानता था, इसलिए ही मेरे बताने पर उसने मेरा यकीन कर लिया, और इसी वजह से प्रकाश ने मुझसे कहा था कि मुर्दाघर का दरवाज़ा बाहर से मत खोलना। मैं प्रकाश से और भी कई सवाल करना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल हमारी प्राथमिकता जॉन अंकल की लाश को ढूंढना था। हम दोनों ही सिक्योरिटी के उस कमरे में पहुंचे जहां पर सभी कैमरों की फुटेज स्क्रीन पर देखी जा सकती थी। अंदर जो गार्ड बैठा था वो बैठा बैठा सो रहा था। प्रकाश ने उसको झकझोरते हुए धीमी आवाज में कहा, मदन उठ, आज रात फिर से गड़बड़ हो गई। अलसाते हुए मदन, जो कि उस गार्ड का नाम था, वो उठा। उसने उसी तरह अलसाते हुए नींद में प्रकाश से पूछा कि क्या गड़बड़ हुई। प्रकाश के द्वारा सब कुछ बताने पर मदन के चेहरे पर भी डर के भाव आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि जॉन अंकल का शव लगभग कितनी देर पहले मुर्दाघर से बाहर निकला होगा। मैंने अंदाजे से उनको समय बता दिया। मदन ने फिर मेरे बताए समय की फुटेज देखनी शुरू की। एक कैमरा मुर्दाघर के दरवाजे पर भी लगा था। हम उसी की फुटेज देखने लगे। देखते देखते वो समय भी आया जब मैं दरवाजे से निकलकर बाहर भागा था, और मेरे भागने के बाद जॉन अंकल की लाश भी दरवाजे से निकलती हुई दिखी। फिर से उनको देखकर मेरे मन में वो डर ताज़ा हो गया जो मैंने अभी अभी कुछ देर पहले महसूस किया था। सच बताऊं तो मुझसे ये सब देखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन पता लगाना जरूरी था कि लाश आखिर कहाँ गई। इसीलिए पूरे बदन में सिहरन होने के बावजूद मैं सब कुछ देखता रहा। जॉन अंकल की लाश ने बाहर निकलकर मेरा पीछा नहीं किया, बल्कि वो मुर्दाघर के दरवाजे से निकलकर बाएं हाथ की तरफ चले गए, उसी तरह, उसी डरावने अंदाज में अकड़े शरीर के साथ। उनको उस दिशा में जाता देख प्रकाश ने मदन से कहा, अब इसी दिशा की तरफ लगे हुए सभी कैमरों की फुटेज देखो, हमें जरूर पता चल जाएगा कि वो कहाँ गए।
मदन ने ऐसा ही किया। वो उसी समय की दूसरे कैमरों की फुटेज देखने लगा। अब हम सब साफ देख पा रहे थे कि जॉन अंकल का शरीर कहाँ कहाँ जा रहा था। हमने देखा कि वो लाश धीरे धीरे से चलते हुए उसी जनरल वार्ड में गई जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। अंदर सभी मरीज, एक गार्ड और एक ड्यूटी पर मौजूद नर्स बैठे बैठे सो रहे थे। जॉन अंकल की लाश भी इतने धीरे धीरे से चल रही थी कि किसी को कोई भी आवाज़ नहीं हुई होगी, वरना जरूर अब तक तो चीख पुकार मच जाती। लेकिन यह भी हो सकता था कि प्रकाश और मदन की ही तरह उन दोनों को भी लाशों की चलने की जानकारी हो। हम स्क्रीन पर देखते रहे। धीरे धीरे चलते हुए जॉन अंकल की लाश उसी बेड के पास आई जिस पर वो लेटा करते थे। उनके बेड के बगल में एक छोटी टेबल थी जिसमें जॉन अंकल का छोटा मोटा सामान और दवाएं रखी रहती थी। हमने देखा जॉन अंकल की लाश उस टेबल के पास आई, उसमें से कुछ उठाया, बिस्तर पर अपने गद्दे के साथ कुछ किया और फिर पलटकर उसी तरह धीरे धीरे वापस चले गए। मदन फिर से उन सभी कैमरों की फुटेज देखने लगा जो लाश के जाने के रास्ते पर लगे हुए थे। उन कैमरों की सहायता से हमने देखा कि जॉन अंकल की लाश धीरे धीरे चलते हुए वापस से मुर्दाघर में ही चली गई थी। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर भागकर मुर्दाघर की तरफ गए। दरवाजे तक पहुंचकर हम रुके। अंदर अभी भी अंधेरा था। मदन ने टॉर्च जलाकर पहले अंदर देखा कि अंदर कोई हलचल तो नहीं हो रही, परंतु अंदर पूरा सन्नाटा था। फिर उसने ही हाथ बढ़ाकर लाइट चालू की। उससे पूरे कमरे में उजाला हुआ। हमारी नज़र सीधा उस तरफ गई जहां हमने जॉन अंकल की लाश को रखा था। लाश वहीं बिस्तर पर थी, लेकिन उस पर रखी हुई चादर नहीं थी। साफ पता चल रहा था कि अंदर कुछ तो हलचल हुई थी। मेरी अंदर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, पर प्रकाश अंदर जाने को हुआ। मदन ने बीच में ही उसको हाथ से आगे बढ़ने से रोका और कहा, अभी नहीं, 2 घंटे बाद। प्रकाश ने भी उसकी बात मानकर सहमति से सिर हिलाया और पीछे हटा। उसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर से कड़ी लगा दी। उसके बाद मदन वापस से सिक्योरिटी और सीसीटीवी वाले कमरे में चला गया और मैं प्रकाश के साथ वापस कैंटीन में। कैंटीन में पहुंचकर प्रकाश ने फिर से 2 चाय मंगाई। लगभग 10 मिनट तक हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। अभी अभी जो हुआ था, मैं तो उससे अंदर तक हिल चुका था। प्रकाश की बातों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके सामने ऐसा पहले भी हो चुका था। लेकिन यह घटना इतनी अनोखी है कि चाहे कितनी भी बार हो जाए, हर बार अजीब ही लगेगी। आखिर मैंने ही चुप्पी तोड़ी और प्रकाश से पूछा, प्रकाश, वो सब क्या था? प्रकाश ने हिचकते हुए जवाब दिया, मुझे भी ठीक ठीक से नहीं पता, लेकिन ऐसा अक्सर इस अस्पताल में होता है। मुझे भी यहाँ पर एक बूढ़े चौकीदार ने यह बात बताई थी। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरे साथ ये चौथी बार हो चुका है। उस बूढ़े चौकीदार ने मुझसे कहा था, जब भी इस हॉस्पिटल में कोई बिना अपनों के अकेले और उदास मरता है तो उसका शरीर मरने के बाद कुछ घंटों के लिए उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है यह तो किसी को नहीं पता। शायद जिस ज़मीन पर यह हॉस्पिटल बना है उसका ही कुछ जादू है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि अपनी ही आत्मा की शांति के लिए वो शरीर उठ जाता है, किसी ऐसे काम को करने के लिए जो शायद अधूरा रह गया हो। जो मरा है वो अकेला था, तो अब उसका अधूरा काम करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसीलिए उसका शरीर खुद उठकर उस अधूरे काम को अंजाम देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन हमने देखा है कि ऐसी लाश ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक ही चल फिर सकती है। इसीलिए मदन ने मुझे 2 घंटे तक रुकने के लिए कहा था। प्रकाश की बात सुनने के बाद मुझे ख्याल आया कि जॉन अंकल की लाश ने वहाँ अपने बिस्तर और टेबल के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। क्या वहाँ वो अपना कुछ ऐसा काम करने गए थे जो अधूरा रह गया हो? हम दोनों लगभग 2 घंटे वहीं कैंटीन में रहे।
उसके बाद उठकर वापस मुर्दाघर में गए। प्रकाश के हिसाब से अब जॉन अंकल की लाश फिर से बेजान हो चुकी होगी। हम वही देखने गए थे। दरवाज़ा खोलकर हम अंदर गए और लाइट जलाई। फिर से हमारी नज़र सीधा जॉन अंकल की लाश पर गई। वो उसी हालत में थी जैसा हमने आखिरी बार देखा था। हम उनके पास जाने लगे। प्रकाश आगे आगे चल रहा था और मैं पीछे पीछे। उनकी लाश के पास जाकर मैंने देखा जॉन अंकल के हाथ में कुछ था। प्रकाश उनके हाथ से उस चीज़ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं दूर खड़ा ही सब कुछ देख रहा था। मुझे डर था, क्या पता अभी वो लाश फिर से खड़ी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी मशक्क़त करने के बाद प्रकाश ने उनके हाथ से वो चीज़ छुड़ा ली और फिर पलटकर मुझे दिखाई। ये जॉन अंकल का वॉलेट था। अपना वॉलेट वो अपने बिस्तर के बगल में ही टेबल पर रखते थे। उसमें उनके परिवार की तस्वीरें थी जिनको वो घंटों निहारा करते थे। वो तब की तस्वीरें थी जब उनकी पत्नी जिंदा थी, उनके बच्चे छोटे थे और उनका परिवार भी एक खुश परिवार था। प्रकाश ने वो वॉलेट मेरी तरफ किया और कहा, अगर ये वॉलेट किसी ने बॉडी के साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग फिर भी हम पर शक करेंगे कि हम अपना काम ठीक से नहीं करते। ये ले वॉलेट और वापस टेबल पर रख दे। सुनने में यह काम बड़ा आसान था। जॉन अंकल का वॉलेट लो और उनकी टेबल पर वापस रख दो। लेकिन मेरे लिए यह आसान सा काम भी फिलहाल मुश्किल था। वो वॉलेट देखते साथ ही मुझे जॉन अंकल के हाथों का वो स्पर्श याद आ गया जो थोड़ी देर पहले हुआ था, और ऐसा होते साथ ही मेरे बदन में झुरझुरी आ गई। प्रकाश मेरी स्थिति समझ गया और खुद ही वॉलेट वापस रखने चला गया। हम दोनों मुर्दाघर से बाहर निकले और उसका दरवाज़ा फिर से बंद करके वापस चले गए। वॉलेट को वापस उसकी जगह पर रखने तक हमारी रात की शिफ्ट का समय भी ख़त्म हो चुका था। हम दोनों ही अब अपनी अपनी यूनिफॉर्म अपने लॉकर में रखकर हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जाने लगे। वापस जाते हुए प्रकाश ने मुझे ये भी बताया कि इस अनोखी घटना के बारे में हॉस्पिटल के कुछ सीनियर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के मालिकों को भी पता है, लेकिन इस बात को गुप्त रखने के सख्त निर्देश हैं। अगर किसी रात को ऐसी घटना होती है तो सिक्योरिटी वालों को भी निर्देश है कि उस चलती हुई लाश का वीडियो जिन कैमरों में आया है उन वीडियोस को डिलीट कर दो और ऐसी घटना के सारे सबूत मिटा दो। सुबह सूरज निकलने तक मैं अपने घर पर आ चुका था। मैं सीधा बिस्तर पर लेटकर सोना चाहता था। रात को जो भी हुआ उसको जल्द से जल्द भुला देना चाहता था। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गया। दोपहर के करीब 12 बजे मेरी नींद मेरे फ़ोन के बजने पर खुली। फ़ोन हॉस्पिटल से आ रहा था। फ़ोन उठाने पर मुझसे कहा गया कि बेहद ज़रूरी काम है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं डर गया, कहीं जो कुछ उस रात को हुआ था उसका कुछ सबूत हमसे छूट तो नहीं गया। लगता है जॉन अंकल की लाश ने रात को कुछ ऐसा किया जिसका इल्ज़ाम अब मुझ पर और प्रकाश पर आएगा। लेकिन मन में अटकलें लगाने से क्या होना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में मुझे सीधा उसी जनरल वार्ड में आने के लिए कहा गया जहां पर जॉन अंकल का बिस्तर था। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर जॉन अंकल के बेड को घेरे सीनियर डॉक्टर्स, नर्सें और काफ़ी लोग खड़े थे। साथ में एक काले कोट पहना आदमी और पुलिस भी थी। देखने से यह आदमी वकील लग रहा था, लेकिन पुलिस वो क्यों आई होगी यहाँ पर? मैं घबराने लगा, लेकिन फिर भी मैं अंदर चला गया। अंदर मुझे देखते साथ ही नर्सों और वार्ड बॉय ने पुलिस और उस काले कोट वाले शख्स से कहा, यही है सर, यही है विशाल। वो काले कोट वाला आदमी और पुलिस दोनों मेरी तरफ पलटे। पुलिस वाला वहीं पर खड़ा रहा और वो काले कोट वाला मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे बिल्कुल पास आकर उसने मुझे ऊपर से नीचे अच्छे से देखा, जैसे मन ही मन मुझे परख रहा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बीती रात मुझसे ऐसी क्या चूक हो गई
कि इतने बड़े लोगों को बुलाया गया होगा। लेकिन फिर आंखों ही आंखों में मुझे परखने के बाद उस कोट वाले आदमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा नाम माइकल है, मैं एक वकील हूँ। जॉन मेरा बेहद अच्छा मित्र था। मुझे पता चला कि उनके आखिरी समय में तुमने उनका बहुत ख्याल रखा। मैंने डरते हुए उनको जवाब दिया, जी हाँ सर, मुझे पता चला कि वो जीवन में बिल्कुल अकेले थे और उनको तो बीमारी में हॉस्पिटल में दाखिल भी उनके अड़ोसी पड़ोसियों ने कराया। किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं जॉन अंकल का खास ख्याल रखता था। मेरे जवाब पर वो वकील माइकल फिर से मुस्कुराने लगा और उस पुलिस वाले की तरफ देखने लगा। वो पुलिस वाला अभी भी मुझे शक भरी निगाहों से देख रहा था। माइकल ने पुलिस से कहा, क्या इतना काफ़ी है इंस्पेक्टर, या फिर मुझे कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा? जॉन ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है। उस इंस्पेक्टर ने उसी तरह मेरी तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, आप अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं भी ये पक्का करना चाहता हूँ कि कहीं से कुछ धांधली तो नहीं हो रही। हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स का सहारा लेंगे और उसके नतीजे आपको बता देंगे। कहने के साथ वह इंस्पेक्टर बाहर निकल गया। उसके जाते हुए मैंने ये भी देख लिया कि उसके हाथ में एक नोटबुक थी, वही नोटबुक जो मैंने जॉन अंकल के लिए खरीदी थी, ताकि मन बहलाने के लिए वो फिर से कुछ कविताएं या लेख लिखा करें। लेकिन ये नोटबुक इंस्पेक्टर क्यों ले जा रहा था? उसके बाहर निकल जाने पर मैंने सवालों भरी आंखों से वकील माइकल की तरफ देखा। उसने मुझसे कहना शुरू किया, तुम एक नेकदिल इंसान हो विशाल। मुझे पता चला कि यह नोटबुक तुमने ही जॉन को दी थी। आखिर तुमने ये नोटबुक क्यों दी थी? मैंने उनको जवाब दिया, जी मैंने सुना था कि उनको लिखने का शौक़ है, और फिर उन्होंने ही मुझसे दो शब्द कहे, नोटबुक और पेन। मुझे लगा शायद वो कुछ लिखना चाहते होंगे अपना मन बहलाने के लिए, इसीलिए मैंने उनके लिए वो खरीद कर उनको दिया। माइकल ने अगला सवाल किया, उन्होंने कभी बताया कि उसमें क्या लिखा है? मैंने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने तो बल्कि उनको कभी लिखते हुए भी नहीं देखा। मेरे जवाब पर माइकल ने फिर से मुस्कुराकर कहा, पता है उसमें क्या लिखा है? अपनी पत्नी के मरने के बाद जॉन बिल्कुल टूट गया था। उसको किसी भी चीज़ से लगाव नहीं रह गया। उसने खुद पर ध्यान देना भी बंद कर दिया और लगभग सारे पैसे शराब और नशे में लुटा दिए। लेकिन उसने अपनी नोटबुक में लिखा है कि उसके नाम की जो भी चीज़ें हैं वो वार्ड बॉय विशाल यानी कि तुम्हारे नाम पर कर दी जाएं। उसके बैंक अकाउंट में पैसे तो ना के बराबर बचे हैं, लेकिन उसका 3 कमरों का छोटा सा घर और उसके अंदर रखा सारा सामान, सब कुछ तुम्हारा हुआ। ये सुनकर मैं सख्ते में आ गया। कुछ समय तक तो मुझसे कुछ बोलते ही नहीं बना। फिर मेरे मुंह से बस इतना निकला, पर मैं क्यों? उनके खुद के बच्चे भी तो हैं ना? माइकल ने जवाब दिया, हाँ हैं, लेकिन जॉन और उनकी पत्नी को उन्होंने अकेला छोड़ दिया और उनके आधे से ज़्यादा पैसे भी खा गए। उनसे बचने के लिए ही जॉन ने अपना असली घर बेचा और अपनी पत्नी के साथ इस छोटे घर पर रहने लगे। मैं जॉन का बहुत अच्छा मित्र हूँ, कई सालों से। उसने मुझसे कहकर कानूनी कागज़ भी बनवा लिए कि उनके जाने के बाद उनकी किसी भी संपत्ति पर उनके बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा। उन्हीं कागज़ों में उसने कानूनी तौर पर मुझे भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया कि अगर अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करने से पहले उसे कुछ हो जाता है तो ये निर्णय मैं ले सकता हूँ कि उसकी संपत्ति का अब क्या होगा। लेकिन देखो, उसने जाने से पहले अपना वारिस घोषित कर ही दिया। मैं हैरान था। मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी खास या सामान्य से अलग नहीं किया था, लेकिन मेरी सरलता ही जॉन अंकल को छू गई थी। मैंने माइकल से उस नोटबुक के बारे में सवाल किया, पर मैंने तो जॉन अंकल को कभी लिखते हुए देखा ही नहीं था। और उन्होंने ठीक ठीक लिखा क्या था? आपने तो पढ़ा होगा ना? माइकल ने जवाब दिया, शायद तुमसे और सबसे नज़रें बचाकर लिखा करता होगा वो। एक ऐसा इंसान
जिसने सालों से किसी से बात नहीं की हो, अगर वो नोटबुक में कुछ लिखेगा और लोग लिखते हुए देख लेंगे तो उनको उत्सुकता होगी कि क्या लिखा जा रहा है। शायद जॉन इसी चीज से बचते हुए नोटबुक में लिखता होगा। उसने नोटबुक में साफ लिखा है कि उसकी सारी चल और अचल संपत्ति अब तुम्हारी है। साथ में उसने मेरा नाम और फ़ोन नंबर भी लिखा है। उसको पता था कि सारे कानूनी काम हैं और मैं ये सारे काम करवा दूंगा। और सबसे बड़ी बात, उसने यही चीज़ एक बार नहीं बल्कि 12 से 15 बार लिखी हुई है, ताकि शक की गुंजाइश ना रहे कि जॉन क्या चाहता था। उसी को पढ़कर मुझे फ़ोन किया गया और मैं पुलिस के साथ यहाँ पर आ गया। पहले तो मुझे भी शक था कि कहीं यह जॉन का घर हड़पने की कोई चाल तो नहीं, लेकिन उस नोटबुक में लिखी हैंडराइटिंग को मैं पहचानता हूँ। वो जॉन की ही है। ऊपर से एक ही चीज़ 15 बार एक ही हैंडराइटिंग में लिखी हुई है। फिर मैंने यहाँ पर स्टाफ से तुम्हारे बारे में भी पूछा तो सबने यही कहा कि जॉन के अंतिम समय में तुमने बहुत सहारा दिया था। रही सही कसर तुमसे मिलकर पूरी हो गई। तुमसे मिलकर और बातें करके मैं समझ गया कि जॉन ने सच में तुम्हें चुना होगा और ये किसी की कोई चाल नहीं है। उनसे आगे बातें करने के बाद मुझे ये भी पता चला कि हॉस्पिटल की ही एक नर्स जिसका नाम जूली है, वो जॉन अंकल के बेड की सफाई कर रही थी। बेड की चादर बदलते हुए उसने देखा कि नोटबुक का एक हिस्सा गद्दे के नीचे से निकला हुआ था। उसने ही सबसे पहले नोटबुक निकाली और बाकियों को बताया। ये सुनकर मुझे कल रात की घटना याद आ गई। हमने कैमरे में देखा था, जॉन अंकल की लाश बेड के पास आई थी और गद्दे से कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। तो क्या वो गद्दे से इस नोटबुक को निकाल रहे थे, या फिर नोटबुक को बस इतना निकाल रहे थे कि किसी की नज़र उस पर पड़ जाए। सारी बातें होने के बाद माइकल ने टेबल में से जॉन अंकल का वॉलेट उठाया और उसको मेरी तरफ बढ़ाया। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका सब कुछ अब मेरा था और इसी वजह से ये वॉलेट भी अब मेरा था। हालांकि माइकल कानूनी कागज़ तैयार करने वाले थे, लेकिन उनका उस वॉलेट को मेरी तरफ बढ़ाना इस बात का संकेत था कि वो सब कुछ ठीक ठाक तरीके से कर देंगे। वॉलेट को देखते ही साथ मुझे कल रात की घटना याद आ गई, लेकिन जॉन अंकल ने मेरे लिए जो भी किया था उसका सम्मान करते हुए मैंने वो वॉलेट ले लिया। माइकल मुस्कुराते हुए मेरी पीठ थपथपाकर चले गए। हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ भी मेरी तरफ खुशी भरी आंखों से देख रहे थे। उनमें से कुछ सच में मेरे लिए खुश थे और कुछ इस बात की वजह से खुश थे कि इस घटना से उनके हॉस्पिटल का नाम होगा। जब यह खबर बाहर फैलेगी कि इस हॉस्पिटल में बुजुर्गों का इतना ख्याल रखा जाता है, तो जाहिर तौर पर और लोग आएंगे ही। मेरी शिफ्ट अभी शुरू नहीं थी, इसीलिए मैं सबसे विदा लेकर घर की तरफ निकल गया। लेकिन वो वॉलेट मैं अपने साथ घर नहीं ले गया। उसको मैंने हॉस्पिटल में ही अपने लॉकर में रख दिया। उसके बाद ही मैं घर गया। इस पूरी घटना को 1 महीने से ज़्यादा हो गए। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी यही नतीजा निकाला कि नोटबुक में हैंडराइटिंग जॉन अंकल की ही थी। माइकल ने कानूनी तौर पर कागज़ भी बनवा दिए और मैं कानूनी तौर पर जॉन अंकल के घर और उनके घर पर रखी हर चीज़ का मालिक बन गया। परंतु मुझे उनके घर या उनकी किसी भी चीज़ का लालच नहीं था, बल्कि मैंने तो उनका जितना भी ख्याल रखा किसी भी तरह के लालच की वजह से नहीं रखा था। मुझे तो उनके घर जाने में भी हिचकिचाहट होती थी। आसपास के लोग अगर मुझे उनके घर में आता जाता देखेंगे तो तरह तरह की बातें सोचेंगे मेरे बारे में। इसी वजह से उनका घर अब मेरा अपना होने के बावजूद मैं अपने किराए के कमरे में ही रहता था और हफ्ते में बस एक बार उनके घर पर साफ सफाई करने जाता था। तीन महीने और बीत चुके थे। मैं अभी भी यही दिनचर्या निभा रहा था। जॉन अंकल और उस रात वाले हादसे की यादें अब मेरे मन में धुंधली होने लगी थी। अब मैं रात में नहीं, दिन में काम करने लगा। मैं नहीं चाहता था कि उस रात जो भी मैंने अनुभव किया वो फिर कभी अनुभव करूं। एक शाम को मैं अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद अपना कुछ सामान लॉकर में रख रहा था। सामान हटाते हटाते मेरा हाथ जॉन अंकल के वॉलेट पर गया। वही वॉलेट जो यहाँ पर रखने के बाद मैंने अभी तक नहीं खोला था। मेरे मन में उस रात की दहशत अब तक धुंधली पड़ चुकी थी, तो मैंने वो वॉलेट निकाला और उसे खोलकर देखने लगा। अंदर कुछ भी खास नहीं था।
उनके खुद के कुछ आईडी कार्ड, उनके परिवार की तस्वीरें और शायद 150 रुपये कैश। बस इतना ही था। मैं वॉलेट में देखने लगा कि शायद कोई छोटी जेब भी होगी इसमें, जिसमें कुछ सिक्के रखे होंगे। थोड़ा उल्टा पुल्टा करने के बाद मुझे एक छोटी जेब दिख भी गई, जिसमें सिक्के रखने की ही जगह थी। मैंने उसके अंदर उंगली डाली और मेरे हाथ में कुछ लगा। यकीनन ये कोई सिक्का नहीं था, बल्कि ये तो किसी कागज़ के जैसा लग रहा था। मैंने वो कागज़ का टुकड़ा बाहर निकाला और उसको खोलकर देखने लगा। उसमें एक नंबर लिखा था। देखने में ये फ़ोन नंबर जैसा था। मेरे दिमाग में बिजलियां चमकने लगी। उस रात जॉन अंकल ने ये वॉलेट उठाया था और इसे लेकर ही वो वापस मुर्दाघर गए थे। वॉलेट में कोई और ज़रूरी चीज़ तो नहीं दिख रही, तो क्या इस नंबर में कुछ खास था? मैंने अपना फ़ोन उठाया और रोमांचित होते हुए फ़ोन से उस नंबर को लगाया। फ़ोन ने नंबर लगाने की कोशिशें की और दूसरी तरफ से जवाब आया कि यह नंबर मौजूद नहीं है। मैंने कागज़ पर लिखे नंबर को दोबारा जांचा कि कहीं मैं फ़ोन में कुछ गलत तो नहीं डाल रहा हूँ, पर नंबर सही था। हो सकता है नेटवर्क ना मिला हो। मैं फ़ोन और वॉलेट लेकर बाहर निकला और बाहर से नंबर लगाया। फ़ोन से फिर से वही जवाब मिला कि यह नंबर गलत है। मैं अपने घर की तरफ पैदल ही निकल गया और रास्ते भर नंबर मिलाने की कोशिशें करता रहा। कहीं पर तो नेटवर्क मिल ही जाता, लेकिन पूरे रास्ते भर मुझे यही सुनने को मिला कि नंबर गलत है। शायद ये जिसका नंबर था अब बंद हो चुका है। मैंने वो कागज़ वापस से वॉलेट में डाला और घर आ गया। जॉन अंकल की मृत्यु और उनका घर मुझे मिलने को अब 4 महीने से भी ज़्यादा हो चुका था। इस पूरे समय में मैं उनके घर सिर्फ साफ़ सफाई करने ही जाता था। अब तक उनके मोहल्ले वाले और अड़ोसी पड़ोसी भी समझ गए थे कि मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ, और उन्होंने मेरी अच्छाई देखकर ही अपना सब कुछ मेरे नाम किया। वो भी अब मुझसे अच्छे से बातें किया करते। क्रिसमस नज़दीक आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि उनके घर की इस बार अच्छे से सफाई करूंगा और क्रिसमस पर उनके ही घर में एक छोटी पार्टी रखूंगा, जिसमें कुछ मोहल्ले के लोगों को बुलाऊंगा। इस पार्टी के लिए मैंने अलग से कुछ पैसे भी बचा रखे थे। क्रिसमस मनाने और छोटी पार्टी की तैयारी करने के बारे में सोचकर एक रविवार को मैं जॉन अंकल के घर पर पहुंचा। साफ सफाई का सामान मैंने उनके घर पर ही रखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर खाली हाथ आया था। मुझे आज घर अच्छे से साफ करना था। ये सब मैंने पहले से ही सोचा हुआ था और मेहनत करने के लिए मन ही मन तैयार था। बाहर का कमरा अच्छे से साफ करने के बाद मैं जॉन अंकल के बेडरूम में आया। उनके बेडरूम में आना मुझे अटपटा लगता था, इसीलिए हमेशा मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर साफ सफाई करता था। लेकिन चूंकि आज मैंने अच्छे से सफाई करने का मन बनाया हुआ था, तो आज बाहर झाड़ू मारने के बाद मैंने उनके बिस्तर के नीचे भी झाड़ू मारा। नीचे उनके कुछ सूटकेस, बैग और बक्से रखे हुए थे, जिनकी वजह से कभी भी नीचे झाड़ू ठीक से नहीं लग पाता था। आज अच्छे से झाड़ू मारने के इरादे से मैंने बेड के नीचे से उनका सामान निकाला। जब मैंने नीचे से दूसरा बक्सा निकाला तो मैं हैरान हो गया। इतने समय से मैं जिसको बक्सा समझता था, वो असल में एक तिजोरी थी, और कोई पुराने ज़माने की तिजोरी नहीं, बल्कि नए ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल तिजोरी। मैंने देखा तिजोरी में एक डिजिटल लॉक लगा हुआ था। शायद जॉन अंकल का कीमती सामान इसमें था। उस डिजिटल लॉक में नंबर डायल करने के लिए कीपैड भी था। उस कीपैड को देखकर मेरे मन में बिजली के जैसे विचार कौंधा। वो छोटा कागज़ जिस पर नंबर लिखा हुआ था, क्या ये हो सकता है कि वो नंबर कोई फ़ोन नंबर नहीं, बल्कि इस तिजोरी को खोलने का नंबर हो? अच्छी बात यह थी कि उस नंबर को मैंने फ़ोन नंबर समझकर अपने फ़ोन में सुरक्षित कर लिया था। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और तिजोरी के डिजिटल ताले में नंबर डाला। एक हल्की बीप के साथ तिजोरी खुल गई। तिजोरी के अंदर जो था उसे देखकर मुझे पसीने आने लगे। तिजोरी पूरी तरह से नोटों की गड्डी से भरी हुई थी। कितने पैसे थे ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे जितने पैसे चाहिए थे, उससे लगभग 8 या 9 गुना ज़्यादा रुपए यहाँ थे इस तिजोरी में।
और कानूनी तौर पर जॉन अंकल के घर में रखी हुई हर चीज़ अब मेरी थी। मतलब ये सारे रुपए भी मेरे थे। इतने सारे रुपए देखकर मैं घबरा गया। मैंने तिजोरी वापस बंद की और बेड के अंदर रख दी। सफाई का जितना काम बचा था उसे छोड़कर मैं जॉन अंकल के घर से वापस अपने घर पर आ गया। घर आकर थोड़ा आराम करने के बाद मैं सोचने लगा उस रात के बारे में। उस रात जॉन अंकल की लाश ने उठकर अपने टेबल से अपना वॉलेट उठाया और अपने साथ मुर्दा घर ले आए। उन्होंने इस वॉलेट में पहले से ही उस तिजोरी का नंबर लिखा होगा, उसी कागज पे। वो ये चाहते होंगे कि ये वॉलेट मैं लूं, लेकिन हमने वॉलेट फिर से टेबल पर रख दिया। किस्मत से वॉलेट मुझे ही वापस मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस रात जॉन अंकल की लाश मुझे नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आ रही थी। वो तो शायद मुझे वॉलेट तक ले जाना चाहते थे बस। लेकिन मुझे वॉलेट देने से पहले ही उनका उधार का समय भी पूरा हो गया और वो वॉलेट को पकड़े हुए ही वापस निर्जीव हो गए। दूसरी तरफ उस वकील माइकल ने कहा था कि जॉन का बैंक अकाउंट खाली है, उन्होंने सब पैसे शराब में उड़ा दिए। बल्कि असली बात यह होगी कि उन्होंने धीरे धीरे बैंक से अपने सारे पैसे निकालकर अपने घर में रखवा दिए होंगे, शायद इसलिए कि उनके बेटे उनके बाद उनके पैसों पर हक न जताने लगे। सारी बातें मेरे लिए अब काफ़ी साफ थी। जॉन अंकल के पैसे लेने में मैं हिचक रहा था, लेकिन ये सब सोचने के बाद अब मैं समझ गया कि जॉन अंकल यही चाहते थे कि उनके पैसे मेरे पास आएं। उनके पैसों को लेकर मेरे मन में अब कोई संकोच नहीं था। रात को मैं फिर से जॉन अंकल के घर पर गया, सफाई का बचा हुआ काम पूरा किया और उनकी तिजोरी से पैसे भी निकाल लिए। लेकिन सारे पैसे नहीं, उतने ही जितनों की मुझको मेरा बिजनेस शुरू करने की ज़रूरत थी। बाकी के पैसे मैंने तिजोरी में ही छोड़ दिए और वापस घर आ गया। अगली सुबह मैंने अपने उसी मित्र से संपर्क किया जिसने मुझे बिजनेस शुरू करने का सुझाव दिया था। मैंने उसे बताया कि पैसों की व्यवस्था हो चुकी है। उसने भी अपने वादे के मुताबिक मेरी बड़ी सहायता की और मेरी भी एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। उसके बाद भी उसने मेरी दुकान चलाने और उसकी बारीकियां सीखने में काफ़ी मदद की। मैंने हॉस्पिटल का काम छोड़ दिया, लेकिन जॉन अंकल के घर होने वाली छोटी पार्टी का न्योता सबको दिया। क्रिसमस आने पर हम सभी जॉन अंकल के घर पर एकत्रित हुए और क्रिसमस मनाया। हमने ये भी पक्का किया कि अब से हर साल क्रिसमस आने पर जॉन अंकल के ही घर पर आकर पार्टी किया करेंगे। सभी मोहल्ले वाले इस प्रस्ताव को खुशी खुशी मान गए। अगला साल आते आते मेरी दुकान अब काफ़ी संभल चुकी थी और अच्छी आमदनी भी होने लगी थी। सबसे पहले तो मैंने पैसे जोड़े और जॉन अंकल की तिजोरी से जितने भी पैसे लिए थे वो वापस तिजोरी में रख दिए। फिर मैंने एक दूसरा बड़ा घर किराए पे लिया और गांव से अपने माँ और बाबूजी को अपने साथ रख लिया। मेरी दुकान और बिजनेस इतना अच्छा चलने लगे थे कि अगले कुछ साल में मैं खुद का घर भी खरीद सकता था। जॉन अंकल के घर से मैंने कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं ली, वो उनके घर में ही है, उनकी निशानी के तौर पर। और उनके पैसे मैं बुजुर्गों की ज़रूरत और उनका ख्याल रखने वाले कामों पर ही लगाता हूँ, ताकि मेरे रहते फिर कोई भी बुजुर्ग जॉन अंकल के जैसे अपने अंतिम समय में निराश और अकेला ना हो।